Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, as you know, this is our 19th video lecture on strategy for organization in technical communication. Dear students, in this lectures we will know about the strategy, organization, design and effectiveness, which is the method is very useful for the organization that is implemented on the stage of organization. First of all, we will know about the strategy. पहले हम strategy के बारे में जानेंगे. Okay, strategy can be defined as the determination of the basic long term goals and objectives of an enterprise. किसी भी organization का सर्वप्रथम जो रणनीति होती है वो ये तय की जाती है कि दीर्घकालीन समय के अंदर मेरे या मेरी संस्था, मेरी कंपनी के क्या तो उद्देश्य होने चाहिए और मेरी कंपनी का लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य को कितना समय में पूरा करूं. तो स्ट्रेटजी दीर्घकालीन समय के लिए तय की जाती है, अल्पकालीन के लिए नहीं. ओपेक्शन एंड द एडोप्शंस ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन, तथा जो मैंने रणनीति या मेरी कंपनी ने जो रणनीति तय करी उसी के अनुसार उसको मुझे कार्य प्रणाली में ढालें. एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स, तथा जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मुझे संसाधनों की ज़रूरत है वे उपलब्ध करने हैं. द टर्म्स इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर जनरलशिप्स और लीडिंग्स एन आर्मी. ये जो शब्द लिया गया है रणनीति वाला, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है. ये ग्रीक वर्ड्स है जिसका मतलब होता है जनरलशिप और लीडिंग एन आर्मी. मतलब लीडिंग एन आर्मी, एक सेना का मार्गदर्शन करना. तो इसी तरह से किसी कंपनी के अंदर जब स्ट्रेटजी तय की जाती है तो स्ट्रेटजी बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो मार्गदर्शन करता है अपने साथियों का. ए मेथड और प्लान चूजन टू ब्रिंग अबाउट ए डिजायर्ड फ्यूचर, तथा एक योजना और एक विधि जिसको आने वाले भविष्य में इच्छित फल प्राप्त करने के लिए जो तय पैमाना करते हैं वो हमारी स्ट्रेटजी कहलाती है. सच एज अचीवमेंट तो ए गोल और सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम्स, जैसे कि लक्ष्य की प्राप्त करने की उपलब्धि हो या फिर किसी प्रॉब्लम्स पर हमने जीत हासिल कर ली हो या उससे हमने निजात पा ली हो. तो ये हमारी रणनीति होती है. आगे हम देखते हैं कि इन स्ट्रेटजी को कौन कौन से लेवल पर लागू करनी चाहिए वो हमें इसमें देखते हैं. कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी. सबसे पहले तो आती है कंपनी अपने कौन से पैमाने के ऊपर रणनीति तय करती है कि उसको आगे आने वाले समय में कहाँ तक जाना है. बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रणनीति तय करी ताकि वह लक्ष्य को हासिल कर सकें. फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, एम्प्लॉयज़ किस प्रकार से उस कार्य को करें जो कि तय या सर्टेन टाइम के अंदर वो चीज़ पूरी हो जाए. आगे हम देखते हैं कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी. कंपनी अपने स्तर पर किस तरह से रणनीति तय करती है. इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन मोर देन वन बिजनेस, मान लो कोई कंपनी है उसके अंदर एक तरह का कार्य न होकर के कई प्रकार के बिजनेस हैं, इट विल नीड ए कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटजी तय की जाती है वो कॉरपोरेट लेवल के कहलाती है. इन व्हाट सेट ऑफ बिजनेस शुड वी डू, तथा मुझे कौन से पैमाने के ऊपर मेरे बिजनेस को सेट करना चाहिए. इट डिटरमाइंस द रोल दैट ईच बिजनेस प्लेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पर वो पैमाना तय करता है कि मेरी कार्य योजना मेरी कंपनी के अंदर स्मूथली चल रही है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है. तो ये मेरी कॉरपोरेट लेवल की स्ट्रेटजी होती है.
आगे हम देखते हैं कि आगे की जो रणनीति है वो कहलाती है हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, कॉरपोरेट लेवल पे तो स्ट्रेटजी मैंने तैयार कर ली, लेकिन बिजनेस के लिए क्या करना होगा? बिजनेस के लिए देखें इस तरह से होता है, दिस लेवल ऑफ स्ट्रेटजी सीक्स टू आंसर द क्वेश्चन। इस स्तर पर जो रणनीति तय की जाती है या देखी जाती है कि जो भी समस्याएं आती है उनसे निजात कैसे पाएं। हाउ शुड वी कंपेट इन ईच ऑफ आवर बिजनेस। हमारे इस बिजनेस के अंदर और दूसरी कोई भी कंपनी है, उनसे हम कैसे मुकाबला करें, उसके लिए जो रणनीति तय की जाती है वो बिजनेस लेवल की कहलाती है। सेम एज दैट ऑफ कॉरपोरेट लेवल। कार्य फंक्शनल तो इसमें उसी तरह से होता है जैसे कि कॉरपोरेट लेवल पर किया जाता है। स्ट्रेटेजी एज ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीपल बिजनेस। किसी कंपनी के अंदर रणनीति तब तय की जाती है जब उस कंपनी के अंदर एक नहीं अनेकों कार्य चलते हो। ईच डिवीजन विल हैव इट्स ओन स्ट्रेटजी दैट डिफाइन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट दे विल ऑफर। हर एक उस कंपनी में अलग अलग डिवीजन अलग अलग प्रोडक्ट लेवल से रिलेटेड होते हैं, तो उन सब अलग अलग डिवीजन की रणनीति अलग अलग ही होती है। आगे हम देखते हैं कि जैसे कि कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी हो गई, बिजनेस लेवल हुई, फंक्शनल लेवल पे क्या होगा, कर्मचारियों के किस तरह से तैयार करें या उनको इस तरह से कौन सा टूल्स दें ताकि वे भी अपने कार्यों को समय पर कंप्लीट करें। इट इज़ एन सपोर्ट ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। यहाँ पर कार्य प्रणाली जो होती है वो सपोर्ट की होती है। अपने एम्प्लॉयज़ को वे सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएं जिससे उनके टारगेट्स को समय पे पूरा करने में मदद मिले। उसका असर मेरे बिजनेस लेवल पर भी पड़ेगा तथा कॉरपोरेट लेवल पर भी। लुक्स इट इज इट्स मैनेजमेंट डिसीजन एज स्पेसिफिक टू ए फंक्शनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैनेजमेंट को थोड़ा निर्णय लेने में भी देखना होता है कि उसको खास या विशिष्ट प्रकार के कार्य क्षेत्र के ऊपर जो कंपनी का है, जिसको माना जाता है कि इसके द्वारा और डिवीज़न सही चलते हैं, तो उसके ऊपर उसको देख रेख करने ज़रूरत होती है या अपने कंट्रोल में उस डिपार्टमेंट को लेना चाहिए तथा वहाँ पर उसकी रणनीति हो। इट सीज पीपल एंड रिसोर्सेज एज एन एंड नॉट मीन्स टू एन एंड। ये देखा जाता है लोगों को और स्रोतों को कि वो इज एन एंड नॉट मीन्स टू एन एंड, कि उनका अभी उस बिजनेस का या रिसोर्सेज का समापन नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है। यहाँ पर कभी ये भी होता था कि नहीं अभी इस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन नहीं करना है, सीजन फिनिश होने जा रहा है, तो ये रणनीति पहले से तय होती है। उसी के अनुरूप जो सर्टेन टाइम लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी के बाद में जो तय की जाती है तो उसका असर कहाँ और किस तरह से देखने को मिलता है। ब्रेड्थ स्ट्रेटजी, एक होता है कोस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी। एक तो फैलाव होता है, तो बाइनरी स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है तो वो फैलता जाता है, तो वहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो ठीक है, लेकिन ब्रीथनेस बहुत ज़्यादा लोगों तक वो रणनीति के हिसाब से फंक्शनल भी इतना ही ज़बरदस्त इफेक्टिव होता है। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि लागत हमारी कम होनी चाहिए, उसमें ये रणनीति होती है कि खर्चा भी कम हो, सामान्य अवस्था के हमारे प्रोडक्ट हो तथा वैल्यू पोजीशनिंग, पैसा भी कम लगे लेकिन वैल्यू पोजीशनिंग मतलब उच्चतम क्वालिटी की उच्चतम दर्जे में हमारे उन प्रोडक्ट को स्थान मिलना चाहिए। टाइप्स, Raymond Miles and Charles Snow classified the organization into 4 strategy types: prospectors, defenders, analyzers and reactors। यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो यहाँ एक एग्जाम्पल एक मिल्स के द्वारा उस स्ट्रेटजी को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे रेमंड्स मिल और चार्ल्स स्नो मिल्स,
ये अपनी कंपनी के अंदर जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो 4 तरह की होती है: प्रोस्पेक्टर्स, डिफेंडर्स, एनालाइजर्स और रिएक्टर्स। प्रोस्पेक्टर्स तो वे होते हैं कि कंपनी को कौन से पैमाने पर चलाया जाए, तो वहाँ पर और कोई दूसरे समझौते नहीं होते। डिफेंडर्स वे होते हैं कि कंपनी को किसी भी तरह से किसी भी सेक्टर के अंदर, चाहे तो अपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, चाहे उसका मार्केटिंग यूनिट्स के अंदर, और चाहे उसकी सेल्स यूनिट्स में कहीं कोई दिक्कत न आए, तो उसकी देखरेख करने वाले जो लोग होते हैं वो डिफेंडर्स कहलाते हैं। एनालाइजर्स ये एक अलग डिवीज़न है जो मार्केट की डिमांड के बारे में विश्लेषण करता रहता है, और जो मांग निकल के आती है, जो निष्कर्ष निकल के आता है, उस कंक्लूजन को वह कंपनी के पास में भेजता है। एंड रिएक्टर्स, जो एनालाइजर ने फीडबैक दिया, इसके बाद में प्रोस्पेक्टर्स के द्वारा जो स्ट्रेटजी तय करी, उसका जो असर देखने को मिलता है वो रिएक्टर्स में आता है कि उसके बाद में कुछ बदलाव आया या नहीं। मैनेजर सीक टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी दैट आर कॉन्ग्रुएंट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। किसी भी कंपनी की जो मैनेजर कैटेगरीज होती है वो ये रणनीति लागू करने में प्रथम होते हैं, या उनके द्वारा ये रणनीति लागू की जाती है। दैट आर कॉन्ग्रुएंट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वो रणनीति इस तरह से तय करती है कि बाहर बाजार में किस प्रकार का वातावरण है, हमारे कंपनी या प्रोडक्ट की मांग है या नहीं है, या प्रोडक्ट के बारे में उनके सुझाव कैसे हैं। प्रोस्पेक्टर्स कौन होते हैं देखते हैं। इनोवेट, टेक रिस्क, सीक आउट न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ग्रो, वे प्रोस्पेक्टर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? फाइंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ये तलाश करते रहते हैं मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लोगों की डिमांड किस तरह की है। क्रिएटिविटी ओवर इफिशियंसी, एग्जाम्पल फीडेक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, लगातार अपने कार्य के अंदर ये नवीनता और इफिशियंसा प्रकट करते रहते हैं। डिफेंडर्स कौन होते हैं? डिफेंडर्स के अंदर वो एक वर्ग आता है जो कि रिट्रेंचमेंट अपोजिट टू प्रोस्पेक्टर के अलावा होता है। ऑफर प्रोडक्ट टू ए नैरो डिमांड्स, वे कुछ न कुछ प्रलोभन या गिफ्ट के द्वारा जो छोटे लोग होते हैं उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटजी इज कंसर्नड विथ स्टेबिलिटी एंड सीक्स होल्ड इन टू कस्टमर्स, ये भी देखते हैं कि जो रणनीति कंपनी ने तय करी है वो हमारी स्थायित्वता या नए प्रोडक्ट के बारे में जो कस्टमर का मन या रुचि हो उसको देख पा रही है या नहीं कर पा रही है। दे स्ट्राइव एग्रेसिवली टू प्रिवेंट द कंपिटिटर्स टू एंटर इनटू देयर टर्फ, तथा ये डिफेंडर्स एक काम और करते हैं कि जब कोई बाजार में इनका प्रतिद्वंदी नज़र आता है तो उसके खिलाफ ये एक ऐसी रणनीति अपनाते हैं ताकि उस प्रतिद्वंदी को वहीं पर ये बाजार से या उसको अलग कर सकें। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉफ्ट शॉप्स, जैसे कि मार्केट के अंदर शॉप का प्रचलन है, तो शॉप कई प्रकार के आते हैं, कई क्वालिटी के आते हैं। तो डिफेंडर्स ये करता है कि मार्केट के अंदर मेरे प्रोडक्ट की पहुंच कैसे बने, तो वह ऐसे रास्ते तलाशता है जिसकी वजह से कस्टमर का ध्यान अपने उस प्रोडक्ट की तरफ खींच ले। सॉफ्ट शॉप, जैसे लिक्विड सोप उतार दिया तो मार्केट में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन उससे उसका काम चल जाता है। पर्पजेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रेटजी का किसी कंपनी के अंदर लागू करने का क्या उद्देश्य होता है? डिवाइड्स वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। स्ट्रेटजी का वो सबसे अहम काम होता है कि वह अपने एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट कार्य का डिवाइडेशन कर देते हैं। असाइन टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विथ इंडिविजुअल जॉब्स, तथा अपने उन एम्प्लॉयज़ को जिनसे वो जुड़े हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट में वे लोग होते हैं, उनके कार्यों की जांच करना, उनको कार्य देना। कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, विभिन्न जो डिपार्टमेंटेज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर किस तरह से तालमेल बिठाना।
एस्टेब्लिशेज रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स। ये भी मेरा एक तरीका होता है कि मेरे एम्प्लॉय के बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत तौर से, सामूहिक तौर से और डिपार्टमेंट वाइज। एस्टेब्लिशेज फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटीज। फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटीज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर एम्प्लॉयज गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के सभी एम्प्लॉयज ठीक प्रकार से उसका पालन करें, ये देखना। अलोकेट्स ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज तथा ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज जो भी मौजूद वहाँ पर स्रोत हैं, उनका कार्य तरीके से हो या काम में आ रहे हैं वो भी देखें। क्लस्टर जॉब्स इन 2 यूनिट्स तथा अपने डिपार्टमेंट की जो यूनिट्स है वहाँ पर ये देखें कि कार्य की निष्पादन करने की कैपेसिटी कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए तथा वहाँ पर श्रम की मांग ज़्यादा चलती रहनी चाहिए। तो इस तरह से वो हमारा स्ट्रेटजी का पर्पस सोल्व होता है। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। वर्क स्पेशलाइजेशन, इसका ये तरीका है कि द डिग्री टू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स विथ ईच स्टेप कंप्लीटेड बाय डिफरेंट पर्सन। स्ट्रेटजी इस तरह से किसी कंपनी में यह तय करती है कि हर डिपार्टमेंट जो अपने वर्क नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइडेड हैं, वे टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट देवें तथा कार्य का निष्पादन भी सर्टेन डेट एंड टाइम पे करें। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में स्ट्रेटजी की क्या रणनीति होती है? वे एक चेन तैयार करते हैं। मैनेजर इंजीनियरिंग, मैनेजर अकाउंटिंग, मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजर परचेजिंग। इन तीनों लोगों को स्ट्रेटजी में ले करके इनसे फीडबैक लिया जाता है। कार्यों को इन चारों पांचों लोगों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। Efficiencies from putting together similar specialties and peoples with common skills, knowledge and orientation, coordinations within functional area, in-depth specialization, poor communication across functional areas, limited view of organizational goals। तो ये पांचों जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हमने प्लांट मैनेजर के अंदर ले करके इनके डिपार्टमेंट या कार्य कैपेसिटी के अनुसार डिफरेंट वर्क में इनको डिवाइड किया, तो इनकी स्ट्रेटजी ये दिखाती है कि ये सब लोग अपने अपने फील्ड के अंदर माहिर होते हैं तथा अपने कार्य का निष्पादन भी ये तय सीमा और क्वालिटी के साथ करें। जब जोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन, अब ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सॉल्व, इनको एक एनवायरनमेंट के according to the environments we divided the departmentalization in various groups like that। sales director, western region sales director होते सारे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इनका डिवाइडेशन वाई जोन वाई एरिया इनका डिवाइडेशन कर दिया जाता है। वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, ये सारे सेल्स डायरेक्टर जो होते हैं अपनी स्ट्रेटजी अपने अपने इस कार्य जोन के अंदर उस स्ट्रेटजी का निष्पादन करते हैं और उसका उचित प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाते हैं। मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग्स ऑफ स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज एंड अराइजेस। इससे क्या होता है कि हर जोन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉर्ट आउट तुरंत हो जाता है तथा कंपनी अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में ये मदद करती है। सर्व नीड्स ऑफ यूनिक जोग्राफिक्स मार्केट्स बेटर, क्योंकि जिस एरिया जोन को हमने डिवाइड किया वहाँ के उस मैनेजर को उस एरिया जोन के बारे में बारीकी से मालूम हर चीज़ को लग जाती है, तो उसी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ऐसी रणनीति तय की जाती है कि ताकि उस मार्केट को बेहतरीन तरीके से ले सकें, कंट्रोल कर सकें। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस कैन फील आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशनल्स एंड एरिया। क्या ये जो जोन है दूसरे जोन से अपने आप को अलग थलग थोड़ी मानते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज कॉरपोरेट लेवल के ऊपर एक स्ट्रेटजी होती है
तो मंथली या वीकली एक मीटिंग सेमिनार का आयोजन होता है जहाँ पर ये चारों सेल्स डायरेक्टर अलग अलग जोन के वहाँ पर कलेक्ट होते हैं और वे फिर अपने अपने बारे में अपने अपने एक्सपीरियंस को वे डिस्क्लोज करते हैं। इस तरह से ये जोग्राफिकल डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी होती है। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, यहाँ पर भी स्ट्रेटजी काम करती है। सीईओ जो होता है वो कार डिवीज़न का अलग होगा, ट्रक डिवीज़न का अलग होगा, बस डिवीज़न का अलग होगा। ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी स्ट्रेटजी को इस तरह से काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब डिपार्टमेंट वाइज इनका डिवाइडेशन है। प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन, अब यूनिट्स के अंदर जो कार्य किया जाता है वहाँ पर भी स्ट्रेटजी ये होती है कि उसमें भी कार्य निष्पादन करने वाले लोगों का डिवाइडेशन होता है। स्पाइनिंग वाला अलग होगा, डाइंग अलग होगा, वीविंग वाला अलग होगा और फिनिशिंग वाला होगा। बुनने वाला अलग होगा, रंगने वाला अलग हो गया, ठीक है, काटने वाला अलग होगा और साफ सफाई करने वाला ये अलग होगा। तभी जा कर के उस कार्य के अंदर सुपीरियरिटी आती है। मोर एफिशिएंट फ्लो ऑफ वर्क एक्टिविटीज कैन ओनली बी यूज्ड विथ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कार्य का निष्पादन अलग अलग डिवीजन में जब तक डिवाइडेड नहीं होगा तब तक वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और ये तभी संभव होता है जब स्ट्रेटजी बनाती है, प्लानिंग करनी होती है और उस प्लानिंग के अनुसार हमें कार्य में उस प्लानिंग को लेना होता है। तभी जा कर के हमारे गोल, हमारे टारगेट्स समय पर कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी